नमस्कार। सहकारिता यानी मिलकर आगे बढ़ने की सोच। इस सोच को और मजबूत बनाने के लिए 5 वर्ष पहले देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि सहकारी संस्थाओं का विस्तार हो, उन्हें नई ताकत मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। आज के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि सहकार से समृद्धि का ये मॉडल किस तरह से काम करता है, उत्तराखंड के संदर्भ में इसकी संभावनाएं क्या हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी इफ्को के निदेशक प्रदीप चौधरी जी। धन्यवाद। प्रदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और मैम। सहकार से समृद्धि सिर्फ एक नारा भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे की एक बड़ी सोच है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि सहकारिता की अवधारणा क्या है और किस तरह से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में प्रभावी हो सकता है। देखिए मैम, सहकारिता का जन्म लगभग 1904 से हमारे देश में गुजरात से मॉडल, और गुजरात के कुछ लोगों ने एक सहकारिता छोटी अमूल के, जिसको हम आनंद मिल्क यूनियन के नाम से जानते हैं, वहाँ से हमने सहकारिता क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र में वहाँ से कुछ लोगों ने, किसानों ने साहूकार से बचने के लिए, ताकि ब्याज उनको जो कम पड़े, तो उन्होंने एक शुरुआत की 1904 से लगभग। और ये आज़ादी के तक इसको हम हमारे देश में स्वायत्त सहकारिता के रूप में पहले आंदोलन के रूप में चला, और ताकि लिमिटेशन और ये रजिस्ट्रेशन का कार्य, जब हम देश आज़ाद हुआ 47 के बाद, तो तब ये रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी स्टेट रजिस्ट्रार और अलग से विभाग, सहकारिता विभाग राज्यों में बने, और राज्यों में अलग अलग रजिस्ट्रार ने अलग अलग कोऑपरेटिव एक्ट बना करके छोटी छोटी डिफरेंट कोऑपरेटिव जी फिशरीज के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आपके हाउसिंग, अनेकों डिफरेंट कोऑपरेटिव उन्होंने बनाई। और आज़ादी के 75 वर्ष तक भी हमारा डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव, हम सेंटर लेवल पर हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, और राज्यों के ही मैटर थे, तो स्टेट मैटर को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर से, अपने हिसाब से कोऑपरेटिव को अपने अपने राज्यों में जो जिस नेचर की कोऑपरेटिव वहां पर काम करती थी, सपोज करो तमिलनाडु में गोले की जो नारियल की कोऑपरेटिव थी, डेयरी की कोऑपरेटिव दूसरे राज्यों में, कहीं एग्रीकल्चर, अलग अलग डिफरेंट कोऑपरेटिव काम करती थी। तो तब हमारा डिपार्टमेंट नहीं था, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसको एक छोटे कमरे में देश में हमारा डिपार्टमेंट चलता था जी। तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 75 वर्षों की जो किसानों की और कोऑपरेटिव क्षेत्र के नेताओं की मांग थी कि एक अलग से विभाग कोऑपरेटिव होना चाहिए जी। तब उन्होंने 6 जुलाई 2021 को नया एक सहकारिता मंत्रालय गठन किया, और उस मंत्रालय के साथ ही उसकी जिम्मेदारी आदरणीय अमित शाह जी को दी, ताकि प्रभावी रूप से इसको हम देश में लागू कर सकें। और आज हमारे देश का कोऑपरेटिव मॉडल दुनिया में सब पहले से भी, हमारी अमूल, इफ्को, क्रबको, नेफेड बड़ी संस्थाएं, बहुत बड़ी संस्थाएं थी जो देश में और विश्व में हमारे फर्स्ट और सेकंड नंबर की हमारी अमूल और इफ्को हैं। साथ ही साथ ये विभाग बनने से हमारा अलग क्षेत्रों में भी, जैसे हमने एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी एक एक्सपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ, एक बीज सहकारी संस्था का गठन हुआ, एक हमारा ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट का गठन हुआ। साथ ही साथ और बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा दी गई, जहां एनसीडीसी जो नेशनल कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन है हमारी, वो 32-3400 करोड़ रुपए देती थी एक साल में पूरे देश की कोऑपरेटिव को। आज वो बढ़कर उसकी संख्या 1.5 लाख करोड़ का फंड आज भारत सरकार एनसीडीसी के माध्यम से कोऑपरेटिव क्षेत्र की डिफरेंट कोऑपरेटिव को देती है। तो जो सहकार से समृद्धि का हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का जो विजन है, उसको बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। विभाग नया बनने से बहुत सारे अनेकों काम कोऑपरेटिव में हुए जी। तो एक अलग विभाग बना, तो एक खास तौर पर ध्यान देते हुए सहकारी क्षेत्र पे बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस काम को आगे बढ़ाया जा सका। और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को इस सहकारिता का मॉडल किस तरह से काम करता है, एक किसान से लेकर बाजार तक के बीच में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आती हैं, कैसे एक किसान सहकारिता की व्यवस्था से जुड़ता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें सहयोग करती हैं, इसके बारे में बताएं। एग्रीकल्चर में हमारे देश में नेफेड हमारे किसान से जो प्रोक्योर करती है, और उस प्रोक्योरमेंट के बाद उसको बाजार तक ले जाने का काम करती है, और जो शेयर होल्डर सोसाइटी नेफेड के साथ काम करती है, उनको डिविडेंड के रूप में उसके प्रॉफिट का 15% प्रॉफिट वो डिविडेंड के रूप में, जो शेयर होल्डर नेफेड के हैं उन सब संस्थाओं को 15% डिविडेंड देती है। इसी प्रकार से हमारी इफ्को 20% डिविडेंड देती है। जो हमारी शेयर होल्डर सोसाइटियाँ हैं उनको 20% डिविडेंड साल का हम देते हैं। अगर 1 लाख शेयर किसी का है तो 20,000 रुपये पर ईयर उसको हम उसका डिविडेंड के रूप में, जो वहाँ मुनाफा होता है उस मुनाफे का
20% तो बिल्कुल डिविडेंड। बेसिक गांव लेवल पे जो समितियां होती हैं वो कौन-कौन सी समितियां, जैसे किसान उत्पादक गाँव संघ में है या अभी जो कृषि ऋण समितियां हैं, ये किस अभी तरह से काम करती अभी हैं? हमारे राज्य में 670 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती हैं, हुँ, जिनमें हम किसान को ऋण देने का काम करते हैं। उसके बाद हम उनको खाद और बीज, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट और जो भी उनके रिक्वायरमेंट किसान के होते हैं, वो सब देने का काम पैक्स हमारी इस राज्य में करती हैं। हुँ, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो संस्थाएँ हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो हमारा ऋण देने का काम किसान को करता हुँ, है, ऋण का फंडिंग का काम वो सोसाइटियों को ऋण देने का काम करता है। उसके साथ हमारे पास भेषज संघ है स्टेट में, उपभोक्ता संघ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोऑपरेटिव स्टोर, जिनके माध्यम से किसानों को और जो हमारे उपभोक्ता हैं शहरी क्षेत्र के हुँ, कंज्यूमर स्टोर हैं, उनमें हम सस्ती दर पे उनको राशन और सस्ती दर के कपड़े और सामान के मुहैया कराने के लिए एक कॉन्सेप्ट था हमारा। जैसे देहरादून में दून स्टोर था, हुँ, हरिद्वार में हमारा उपभोक्ता भंडार हरिद्वार। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी अनेकों संस्थाएं, और जैसे डेयरी के क्षेत्र में तो हमारी प्राइमरी डेयरी है। जी, मैं अपनी प्राइमरी डेयरी में भी रहा हूँ, और डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डेयरी है, जो हमारा कलेक्शन का काम सोसाइटी करती है, और सोसाइटी फिर मिल्क यूनियन को, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव यूनियन होती है, उसको हम वो प्रोक्योर करके वहाँ से दूध देते हैं और उसको प्रोसेस करके वो फिर कंज्यूमर तक आंचल के रूप में, हमारा उत्तराखंड में जो आंचल ब्रांड है उसके माध्यम से हम पर एक प्रत्येक उपभोक्ता को अच्छा गुणवत्ता युक्त दूध देने का काम आंचल जो हमारी है वो करती है। फिर स्टेट लेवल पर हमारी डेयरी फेडरेशन है उत्तराखंड हल्द्वानी, हुँ। तो वो मार्केटिंग का काम करती है, तो वो उससे हमारा पूरा प्रदेश में मार्केटिंग का काम चलता है। मतलब एक फेडरेशन से दूसरी फेडरेशन, अपने से बड़ी फेडरेशन से जुड़ते हुए एक पूरा ये मॉडल जो है सहकारिता का, ये काम करता है। और उत्तराखंड में अगर हम सहकारिता की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं आप, खासतौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ रोजगार को लेकर या पलायन रोकने के लिए किस तरह से स्थितियां हैं फिलहाल? देखिए, हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य के लिए दीनदयाल किसान कल्याण योजना चलाई, और उसमें पहले वर्ष हमने 1% पे उसको किसान को ऋण दिया। हुँ, फिर स्वयं सहायता समूह जो हमारी महिला समूह थे, उनको 5 लाख तक का हमने 0% ऋण दिया। तो मुझे कहते बड़ी खुशी है कि हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री हुँ, उस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी बहुत इस पे प्रयास किया, और जो उसका जो ब्याज वो राज्य सरकार से देने का काम किया। और आदरणीय धन सिंह रावत जी तभी से 9 वर्षों से सहकारिता मंत्री हैं। उनकी दूरदर्शी सोच के साथ आज भी हमारे आदरणीय अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और धन सिंह रावत जी द्वारा जितने भी स्वयं सहायता समूह को ऋण महिलाओं को दिए गए, जी, वो 0% पे देने का काम किया, जिससे जिससे हमारी प्रदेश की महिलाओं को आज लखपति दीदी की जी, संख्या हमारी हजारों में पहुंच चुकी है, जो कि उनको पहले रोजगार करने के लिए पैसा बाजार से उठाना या बैंक से उठाना, तो इंटरेस्ट देने में वो सक्षम नहीं हो पाती थी, और कभी कभी उनका प्रोक्योर किया हुआ सामान या बिक नहीं पाता था, तो उनको इंटरेस्ट देने में और किस्त देने में बड़ी परेशानी होती थी। तो आज सरकार ने हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वो 0% पूरे देश में हमारा राज्य ऐसा है जो हम महिला समूह को 5 लाख तक का ऋण 0% पे देते हैं, जी। जिसका उनको कोई ब्याज नहीं देना। 5 लाख रुपए 3 वर्षों में 5 के 5 ही लाख वापस कर देते हैं। तो जी। ये बहुत बड़ा काम तो एक उत्तराखंड तरह के लिए है। से महिलाओं को खास तौर पर मजबूत बनाने में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मजबूत बनाने में सहकारिता का एक बहुत योगदान बड़ा है। काम सहकारिता क्षेत्र में उत्तराखंड में हुआ है। तब से हमारी सरकार आई, आदरणीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर 10 से ज़्यादा नए फेडरेशन के गठन किए गए, जिसमें साइलेज फेडरेशन हमारा हुआ, हुँ, ताकि जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें जंगलों में घास लेने के लिए जाया करती थी, तो उनको हमारा जो है फीड कंप्लीट बॉक्स जो साइलेज का है, हुँ, हुँ। तो चारे का बैग का काम साइलेज फेडरेशन करता है, जो अनेक राज्य में जो हमारी महिलाओं और माताएं बहनों को दिक्कत है, कभी कई बार जानवर हमला जी, कर देता बिल्कुल। था, तो जंगल पे जो निर्भरता थी चारे के लिए वो वो कम हो चारे और की एक कम हुई। जी, और उसमें भी हमारा जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, वो उसको 2, 3 या 4 रुपए किलो के हिसाब से हमने उसको, उसकी लागत 9-10 रुपए किलो पड़ती थी, तो उसको सब्सिडी करके सरकार ने हुँ, वो महिलाओं को देने का काम किया, जिससे हमारा जो चारे की समस्या थी वो थोड़ी कम हुई। उसके साथ ही हमारे प्रदेश में एक अभी और हॉर्टिकल्चर फेडरेशन का गठन किया गया। हुँ, तो जो हमारे सेब के किसान थे, उनका सेब सड़ता था, हुँ, तो उनके लिए भी सेब के एक प्रोक्योर करने के लिए एक अलग से फेडरेशन का गठन किया गया। हुँ, हमारे यहाँ मत्स्य का संघ नहीं था, राज्य जब से हम बीजेपी की सरकार आई तो राज्य में मत्स्य संघ का गठन किया गया। कंज्यूमर स्टेट लेवल का कंज्यूमर फेडरेशन था, वो उसका गठन किया गया।
हाउसिंग और अपना कंस्ट्रक्शन फेडरेशन निर्माण संघ का गठन भी हमारी सरकार ने किया। तो इन 9 वर्षों में मैं देखता हूं कि 9 वर्षों में लगभग 10 सहकारी संघ जो स्टेट लेवल पर काम करेंगे उनका गठन मंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा किया गया। और साथ ही साथ उनके नीचे वाली जो प्राइमरी सोसाइटियां हैं वो लगभग हमारी 2000 से ज़्यादा सोसाइटी, जिनकी नेचर गांव लेवल की और पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल पे जिनको बनाया गया, उनमें धीरे धीरे जी अवेयरनेस के साथ लोग जुड़ेंगे। मैं यही सवाल पूछ रही थी कि पंचायत स्तर पर अगर हम बात करें, सभी गांवों की बात करें, तो क्या सभी गांव कवर्ड हैं इस तरह की सहकारी समितियों के जरिए? और जो किसान है, मान लीजिए किसी एक गांव के किसान है जो अलग अलग अपनी खेती कर रहे हैं, तो वो एफपीओ के जरिए या किस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से सहकारिता मॉडल का हिस्सा बन सकते हैं? मैं ऐसा है कि जितने भी हमारी न्याय पंचायत है, लगभग सभी न्याय पंचायत आज के समय में पैक्स से जुड़ी हैं। कोई ऐसी न्याय पंचायत उत्तराखंड में नहीं है जिसमें कोई ना कोई पैक्स ना हो। जी। अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है तो वहाँ डेयरी की सोसाइटी है, या वहाँ हॉर्टिकल्चर की सोसाइटी है, या वहाँ डिफरेंट नेचर फिशरीज या किसी भी जो भी काम हो रहा है कोई वहाँ पे भी उससे ऐसी जुड़ी पंचायत सोसाइटी है। नहीं होगी आज जिसमें हमारे राज्य में कि कोई ऐसी पंचायत हो जहाँ कोई कोऑपरेटिव ना हो। जी, बिल्कुल। और जो ये कोऑपरेटिव्स हैं या जो किसानों के संघ या समूह हैं, एफपीओज़ हैं जो ये काम कर रहे हैं, इनको भी वित्तीय सहायता, पूंजीगत सहायता या बाज़ार तक पहुँच, इसमें किस तरह की मदद मिलती है? जितने भी एफपीओ सरकार द्वारा यहाँ बनाए गए, सभी एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे राज्य में एफपीओ की कुछ एफपीओ इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे राज्य के जो उत्पाद हैं, हुँ, हमारे पहाड़ी उत्पाद हैं, उसमें हमारे मिलेट्स हैं, उनके कुछ प्रोडक्ट, बिस्किट्स और उनके जो कई तरह की चीज़ें, उनकी लड्डू और बहुत सारी चीज़ें हमारे आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और राष्ट्रीय स्तर पर जब हमारी कोई भी एग्जीबिशन दिल्ली या कहीं बड़े शहरों में लगती हैं, तो सब आप देखते हैं कि उत्तराखंड के स्टॉल और उत्तराखंड के एफपीओज हमारे वहाँ इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ताकि एक जो मिलेट्स मिशन था भारत सरकार का, उसमें हमारे राज्य के एफपीओ की बहुत बड़ी भूमिका है। जी। तो इनको वित्तीय मदद किस तरह से मिलती है? उनको मतलब एक अगर बार जी। एक बार वित्तीय उनको सहायता 3 साल तक केंद्र सरकार देती है। हुँ, तो लगभग उनको जो मैनेजमेंट कॉस्ट का पैसा है वो एक 6 लाख करके ऐसी स्कीम है कि उनको 18 लाख तक, ताकि जब तक वो स्वावलंबी और वाइबल ना हो पाए तब तक उनको एक 3 साल तक वित्तीय सहायता भारत सरकार देती है। जी। और प्रशिक्षण और जागरूकता की अगर बात करें, कितना आप पाते हैं कि किसानों के बीच में या जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, उनके बीच में जागरूकता के लिए और क्या कुछ करने की ज़रूरत है और प्रशिक्षण के स्तर पर क्या कुछ किए जाने की देखिए, ज़रूरत है? प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन हुँ, जो हमारी है, उसमें मैं उसका फाउंडर चेयरमैन रहा हूँ स्टेट जी। कोऑपरेटिव यूनियन का। तो स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन का काम हमारे राज्य से हमने लगभग 1 साल में 300-400 किसानों को, बड़े राज्य और जहाँ पर बड़ी कोऑपरेटिव हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो वहाँ भेजने का काम राज्य सरकार ने किया। और उसमें हमने प्राइमरी लेवल के गाँव के किसानों को चयनित किया। जी। तो लगभग अभी हमारे इस वित्तीय वर्ष में पिछले में लगभग 300 से ज़्यादा किसान गुजरात और अन्य राज्यों के भ्रमण कर वहाँ देखा उन्होंने किस प्रकार क्रेडिट कोऑपरेटिव है और किस प्रकार से वहाँ की पैक्स इतनी मजबूत कैसे हैं। तो उन्होंने ये भ्रमण का और ट्रेनिंग का और प्रोग्राम का सब काम हमारे स्टेट में स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन करती है। जी, बिल्कुल। और जो पैक्स का ज़िक्र बार-बार आ रहा है, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये पैक्स यानी जो प्राइमरी लेवल की कृषि ऋण समितियाँ हैं, वो किस तरह से काम करती हैं और उनकी क्या भूमिका है, खासतौर पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत देने में? देखिए, हमारी जो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पैक्स है, हमारी पैक्स जो है, आप 1-2 राज्य को अगर छोड़ दें जी, तो लगभग हमारी पैक्स पूरे देश की पैक्स से अच्छी पैक्स है। जी। क्योंकि हमारे यहाँ तराई की जो पैक्स हैं, हरिद्वार उधम सिंह नगर की, वो हुँ, बहुत प्रॉफिटेबल पैक्स हैं, बड़ी पैक्स हैं। हुँ, चूँकि वहाँ लोनी लोनिंग ज़्यादा होती है, तो किसान बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, तो वो लोन ज़्यादा लेते हैं, तो इंटरेस्ट उस काफ़ी प्रॉफिट होता है, तो पैक्स के पास पैसा है। जी, साथ ही साथ जो हमारी पहाड़ की पैक्स हैं, इन 9 वर्षों में डॉक्टर धन सिंह रावत जी के नेतृत्व में जितना काम हमारी पैक्स की चिंता की गई है, आज पूरे प्रदेश की सारी पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो गया है। हुँ, जो हम देश में दूसरे राज्य, पहले राज्य के आसपास हम हैं। हुँ, और नए पैक्स जो बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने दिया था, उस पे भी लगभग पूरा काम हो चुका है। अभी नई 200-300 के करीब पैक्स बन चुकी हैं और भी पैक्स बन रही हैं। तो जी, पैक्स
पैक्स की बहुत बड़ी भूमिका एक गांव में है कि पैक्स पे अभी पहले क्या पैक्स के पास सिर्फ फर्टिलाइजर और लोनिंग फंड किसान को पैसा देने का काम पैक्स करती थी। आज पैक्स के लिए 2018 में मंत्री जी ने सबसे पहले पैक्स को बहुउद्देशीय पैक्स बनाया, मल्टीपल पैक्स। मल्टीपर्पज। तो मल्टीपर्पज पैक्स बनने से हमारा क्या हुआ कि हम 25 तरह के काम उसके बायलॉज अमेंड करके हमारा उत्तराखंड का पहला बायलॉज था। तब भारत सरकार भी मल्टीपल नहीं किया था पूरे देश के पैक्स को, उससे पहले हमारे राज्य में 2018 में नया बायलॉज अडॉप्ट करके सारी पैक्स को मल्टीपल कर दिया गया जी। वो आज हमारे राज्य की पैक्स कोई कॉमन सर्विस सेंटर चलाती है, कोई जन औषधि केंद्र चलाती है। तो 25 तरह के काम, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वो कोई भी किसी भी 25 तरह के काम कर सकती है ताकि वहाँ के जो हमारे किसान हैं और गांव के मजदूर और गरीब लोग हैं उनको उनकी सहायता प्रदान की जा सके। जी, क्योंकि अक्सर जब सहकारिता की बात आती है तो एक तस्वीर सी बनती है कि हम खेती और किसानी, बागवानी की बात कर रहे होंगे और पर्यटन से लेकर अभी हम भारत टैक्सी का भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण देख रहे हैं और स्थानीय शिल्प को बढ़ावा देने की बात देख रहे हैं। तो कौन-कौन से और क्षेत्र हैं जहाँ पर हम सहकारी समितियों के ज़रिए काम कर रहे हैं और कर सकते हैं? अभी 6 तारीख को परसों दिल्ली में प्रोग्राम था, तो आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी द्वारा 3 नई और मल्टी स्टेट सोसाइटी बनाई गई हैं। एक अपनी टेक्नोलॉजी वाली और दूसरा मतलब जो गोबर वाली, जो हमारा वेस्ट शहरों में गोबर पानी में बह करके वो नीचे चला जाता था, उसको अभी गुजरात में 1 रुपये किलो के खरीदने का काम वहाँ की बनास डेयरी द्वारा किया गया। और बनास डेयरी जो है एशिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव डेयरी है जी। और उस मॉडल को क्या उन्होंने कि वो वहाँ से गोबर कलेक्ट करने के बाद फिर उसको स्टोर किया, स्टोर करके उसको बायोगैस के रूप में उसका एलपीजी बनाया और उसके बाकी जो उसका रॉ मटेरियल था उसका उन्होंने कंपोस्ट बनाकर ऑर्गेनिक खाद किसानों को देने का काम किया। उसी मॉडल पर उन्होंने अभी नई मल्टी स्टेट की घोषणा की जो शहरी क्षेत्र में हमारी डेयरी हैं और उनका जो गोबर है वो पानी के रूप में वेस्ट नालियों में बह जाता है, तो उसको कलेक्ट करके उसको जो है एक प्रोसेस करके उसको और उसको मार्केट में जो है आप खेत बचाओ अभियान भी जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया, तो उसमें ये होगा कि जो फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग होने के कारण हमारी मिट्टी और खेत खराब हो रहे हैं, तो उसको उससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इस प्रकार से उनकी सोच, मतलब इसमें हम विस्तार की बहुत गुंजाइश है, बहुत सारे क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में। तो हर क्षेत्र में सहकारिता, अभी आप देश पर नेशनल लेवल पर जाएंगे तो आपका लेबर फेडरेशन, हाउसिंग फेडरेशन, शुगर फेडरेशन, आपका टैक्सी, ऑर्गेनिक, बीज, नेफेड हो गया, एग्रीकल्चर में अपना मार्केटिंग और आपका फर्टिलाइजर में इफको, क्रबको। तो किसानों की बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हो जाएगी देश में कि हर डिपार्टमेंट की नेशनल लेवल पर एक कोऑपरेटिव होगी। ऐसी सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। जी, बिल्कुल। और ये भी है कि जिस तरह से अभी आपने भी बताया था निर्यात के बारे में कि लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्थानीय उत्पाद हैं, वो निर्यात की जो वैल्यू चेन है, जो व्यवस्था है, व्यापारिक श्रृंखला है, उससे भी जुड़ सकते हैं और जिसके लिए भारतीय सहकारी निर्यात लिमिटेड भी काम कर रहा है। तो ये भी एक समृद्धि की संभावना पर आगे बढ़ने का माध्यम है। निर्यात वाली सोसाइटी को मैडम अभी हमारा 3 वर्ष पूर्ण हुए, तो वो उसका टर्नओवर इतना हो गया कि लाखों में उसका टर्नओवर है और आज वो 20% डिविडेंड अपने मेंबर शेयर होल्डर सोसाइटियों को देने का काम उस सोसाइटी ने किया है जी। और आने वाले समय में बीज ऐसी संस्था सहकारी हमारी BBSL, तो वो बीज ऐसी होगी कि गुणवत्ता युक्त बीज जो है हमारे किसान को मिलेंगे। अभी क्या है कि प्राइवेट कंपनियां पैकेट कुछ और है, बीज अंदर कुछ और है, तो किसान को एक ठगने का काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं। तो उससे हमारा किसान ही बीज को उगाएगा, किसान ही उसकी मॉनिटरिंग करेगा और किसान ही उसको प्रोक्योर करने के बाद BBSL को देगा। BBSL उसको किसानों के ही प्रतिनिधियों के बच्चों से पैकिंग कराकर और उसको मार्केट में बेचेंगे और उसका जो मुनाफा होगा वो किसान की सोसाइटियों को ही मुनाफा मिलेगा। जी। तो ये बहुत बड़ा काम सरकार द्वारा किया गया कि वो जो पैसा प्राइवेट लोगों के पास जाना है वो उन्हीं किसानों का ही एक समूह उसको काम करेगा। मैं सपोज करो एक FPO को दे दिया कि आप ये 4 हेक्टेयर बीज आप धान का तैयार करा कर दो, तो उस FPO ने अपना तैयार किया और उसको पैकिंग करके और BBSL को दे दिया। BBSL ने उसको मार्केट कर दिया पूरे देश में, तो उसका मुनाफा उस FPO तक जाएगा।
तो ऐसा मतलब करने का। आपकी निर्भरता कम हो जाएगी बाहरी स्रोतों पे। जी। जो सहकारी समितियां हैं वो आत्मनिर्भर बन जाएंगी इस तरह से भी कि आप अपना बीज, अपना फर्टिलाइजर, अपने जो खाद हैं ये खुद तैयार कर रहे हैं। हाँ। और जब भी हम सहकारिता के सफल मॉडल की बात करते हैं तो शुरुआत वो अमूल से ही होती है। मैं चाहूंगी कि हमें आप उत्तराखंड के कुछ ऐसे सफल मॉडल के बारे में बताएं और जिनको और भी बेहतर विस्तार दिया जा सके भविष्य में, तो किस तरह देखिए, के मॉडल? हमारी उत्तराखंड भी नया राज्य है। जी। हम 25 वर्ष पुराने राज्य हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हमारा क्या है कि हमारा अभी पूरा संसाधन हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश से अभी हमको मिला। तो हम्म। हमारे प्लांट जो मिले डेयरी के, तो डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्लांट हैं, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून। ये इन प्लांटों को हमारी सरकार ने, बहुत पुराने प्लांट थे, उन प्लांटों की उनकी मशीनरियाँ ठीक करने का काम किया, मार्केट अच्छा बनाने का काम किया। और डेयरी के क्षेत्र में हमारा जो है, हमारा लाल कुआं दुग्ध संघ जो है 1 लाख लीटर कलेक्शन पर डे करती है। और हमारा वहाँ का घी और उत्पाद, आइसक्रीम, फ्रूट, जो भी फ्रूट क्रीम, फ्रूट जो भी वो बनाते हैं, उसकी डिमांड वहीं पर ही नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का भी पूरा नहीं कर पा रही। तो आज हमारी सारी डेयरियाँ लगभग प्रॉफिट में है, एक आध को अगर छोड़ दें हम, क्योंकि वहाँ पलायन के कारण थोड़ा पशुपालन का कार्य कम हुआ, चमोली और उत्तरकाशी, नहीं तो ज़्यादातर हमारी डेयरी आज प्रॉफिट में है और अच्छा काम डेयरी में। पर्वतीय क्षेत्रों में भी डेयरी से जुड़ी समितियां अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड में है। और हम्म। हमारे जो घी हैं पहाड़ी, जितने भी हमारी डेयरी हैं, चंपावत है या पौड़ी, ये अपनी कोटद्वार है, श्रीनगर वाली, तो इन सब में क्या है कि टिहरी है, उनकी उनके घी की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जी। तो वो पूरा ही नहीं कर पाती, उतने हमारे पास वो नहीं। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार ने डेयरी की स्कीम चलाई, आपको पशु ऋण की व्यवस्था कराई, मार्केट अच्छा किया, प्लांटों को आधुनिक बनाने का काम किया। तो सरकार ने डेयरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। जी। इन पिछले कुछ वर्षों में डेयरी भी आज हमारी, हमारे बैंक जो घाटे में थे, तब से हमारी सरकार आई, सारे 10 के 10 कोऑपरेटिव बैंक हमारे प्रॉफिट में है। और 250 से 300 करोड़ रुपए का मुनाफा एक साल में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कमाने का काम उत्तराखंड में हो रहा है। और कोई भी बैंक हमारा लॉस में नहीं है। जी। और राज्यों में अगर जाएंगे तो कई कई बैंक सेक्शन 11 में चले गए, लॉस में चले गए, लेकिन उत्तराखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट बैंक और एक हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, हमारे 11 के 11 बैंक प्रॉफिट में। जी, बिल्कुल। और अगर मैं ये बात करूँ कि ये अवसरों की हम बात कर रहे हैं, संभावनाओं की बात कर रहे हैं, क्या कुछ वो क्षेत्र हैं जिन पर अभी और काम करने की ज़रूरत है? क्या आप, और ख़ासतौर पे पर्वतीय क्षेत्र को ध्यान में रखते देखिए हुए, मैम, कि चुनौतियाँ क्या हैं उनके सामने? पर्वतीय क्षेत्र में हमारा अभी जो आदरणीय मंत्री जी का विजन है, हुँ, उनका है कि अधिक से अधिक ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हमारे समितियां काम करें, हुँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे हम काम करें, फर्टिलाइज़र का पहाड़ कम उपयोग करें, हमारे नैनो प्रोडक्ट जो हमारे आए हैं, तो हमारा नैनो जिंक, नैनो कॉपर, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, उसका उपयोग करें, ताकि वो किसान को, एक तो उसकी लागत, जो फर्टिलाइज़र की लागत है वो उसकी लागत बचे, और दूसरा हमारे खेत बचें। हुँ, खेत के साथ साथ हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जो उत्पाद है उनकी गुणवत्ता हो। हुँ, ऑर्गेनिक का बाजार इतना बड़ा है देश में आज, जी, कि हम अभी सिक्किम का विजिट हम लोग गए थे, तो सिक्किम हमारे जैसा ही राज्य है, लेकिन सिक्किम में क्या है कि उनके उत्पाद की डिमांड देश में उतनी बढ़ती, इस मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, हुँ, जो भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उसी कल्चर के ही लोग और उस कल्चर की नेचर की हमारी ये जी, उत्तराखंड की संरचना है। हुँ, तो अगर उत्तराखंड में भी अधिक से अधिक लोग ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फ्रूट पे हम काम करेंगे, तो हुँ, उसका फायदा हमारे किसान को होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक लगभग लगभग हमारा क्षेत्र ऑर्गेनिक है। जी, फर्टिलाइजर आज भी कम है पहाड़ पे, बिल्कुल, तो और अगर कम करेंगे और नैनो उत्पाद का इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी बाजार वैल्यू 3 गुना मिलेगी किसान। हुँ, उसकी मार्केटिंग के लिए एक हॉर्टिकल्चर फेडरेशन का गठन किया उत्तराखंड में, और साथ ही साथ हमारी मार्केटिंग फेडरेशन है, इसको भी मंत्री जी ने कहा कि उसको भी उसके साथ जोड़कर उन उत्पाद को कलेक्ट करें और मार्केट में बेचें। जी, क्योंकि बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे उत्तराखंड का माल्टा है, जिसकी ब्रांडिंग या मार्केटिंग की ज़रूरत महसूस होती है, या रिंगाल से बनी चीज़ें हैं, या बिच्छू घास से बनी चीज़ें, जिन पर अलग-अलग तरह से लोग काम भी कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो स्थानीय तौर पे आगे भी बढ़ रहे हैं। और इफ़को किस तरह से काम करता है? जो आप नैनो उर्वरक की बात कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताएँ कि ये किस तरह से देखिए, किसानों के लिए ज़रूरी है? अभी क्या है मैम कि हमारा 1 एकड़ में लगभग, मैं तराई क्षेत्र की बात करूं तो 1 एकड़ में लगभग 3 बोरी यूरिया डालते हैं। जी।
जबकि हमारा नाइट्रोजन पत्तियों को चाहिए, जड़ों को नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं। तो नाइट्रोजन पत्तियों के लिए हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारा नैनो यूरिया, तो अभी इफ्को द्वारा नैनो यूरिया चलाया। तो नैनो यूरिया से क्या होगा कि 250 रुपए में आपको 200-250 ml की एक बोतल मिली, तो उसका छिड़काव अगर पत्तियों पे करेंगे तो हमारा जो यूरिया जमीन में एक तो वेस्ट, और उस पर जो सब्सिडी है 1200-1300 रुपये पर बैग, अब तो 1800 रुपये पर बैग सब्सिडी। पहले 1,38,000 करोड़ सब्सिडी थी। अब युद्ध के बाद वो सब्सिडी अगले साल जो जाएगी वो 2 लाख करोड़ सब्सिडी सिर्फ फर्टिलाइजर, यूरिया और डीएपी पे इस देश में खर्च होती है। और वो 2 लाख करोड़ में आप ये देखो कि एक छोटा सा देश अपने पूरा बजट चला सकता है। 2 लाख करोड़ रुपए सिर्फ फर्टिलाइजर की सब्सिडी पे खर्च होता है, जिसका वेस्ट हो जाता है वो। क्योंकि यूरिया जो है जमीन में ज्यादा डलने से वो जमीन की गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता खराब होती है धीरे धीरे। अब एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि वो जमीन इतनी, और डीएपी डलने से इतनी हार्ड जमीन हो जाएगी कि उसको जोतना ही मुश्किल हो जाएगा। पहले आप हल से जोतते थे तो जमीन को 2 बैली उसको फाड़ देते थे। उसके बाद 15 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आए, वो उसको जोतते थे सिंगल सिलेंडर। फिर 25 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर आए, फिर 35 के आए, फिर 50 के आए। आज 75 और 80 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर भी उसको जोतने में सक्षम नहीं है। इतनी हार्ड डीएपी पड़ने से वो जमीन की जो टाइटनेस होगी वो इतनी, मिट्टी को भी और उसको नुकसान फाड़ने पहुंचाता से। है। हाँ। तो उसको बचाने के लिए सरकार ने नैनो उत्पाद तैयार किए कि ताकि फर्टिलाइजर की सब्सिडी का बोझ जो सरकार के ऊपर वो कम हो, और जो हम आज बीमार हैं, हमारे पास जितनी अंधाधुंध रासायनिक खादों के उपयोग के साथ हमारी बीमारियां बढ़ती हैं, उसको भी रोकने का काम इफ्को द्वारा किया गया। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, और मुझे लगता है कि इससे जुड़ी जागरूकता और इससे जुड़ा जो वित्तीय प्रोत्साहन, क्योंकि एक तरह से देखा जाए जिस तरह से हम स्टार्टअप का माहौल है, एमएसएमई का माहौल है, जो स्वरोजगार की हम बात करते हैं, तो ये एक ग्रामीण क्षेत्र का उद्यम है। सहकारिता के जरिए आप ग्रामीण क्षेत्र के उद्यम को खड़ा कर सकते हैं। देखिए मैम, सहकारिता की मूल भावना ही जोड़ने की है जी। और गरीब और किसान और मजदूर और ग्रामीण जो व्यवस्था है उसमें हमारे संस्कार में ही सहकारिता है। बिल्कुल। आप आज से 40 साल पहले अगर जाएंगे गांव में तो किसी की शादी में भी सब लोग काम करते थे। कोई गाजर छीलता था, कोई टमाटर छीलता था, कोई लड्डू बनवाता था, तो सब सहकारिता थी। हर गांव में 20 लोग आते थे। किसी लड़की की शादी तो कोई बाहर से लेबर की जरूरत नहीं होती थी, वही टेंट लाते थे, वही लगवाते थे, वही उखड़वा के 3 दिन बाद उसको टेंट को वापस करते थे। बर्तन लाते थे, बर्तनों को धुलवाते थे, उनमें खाना बनता था, फिर वही लोग खिलवाते थे। कोई वेटर नहीं होता था, किसी को वो पैसा नहीं देते थे। किसी का छप्पर डलता था तो उस छप्पर को सब बंधवाते थे, फिर उसको 25-30 लोग उठवा के उसको घर के ऊपर रखवाते थे। तो हमारी किसी के खेत में बुआई होती थी तो 4 से 10 लोग एक दिन में सब मिलकर उसकी बुआई कराते थे। कहीं ना कहीं आज भी ऐसा मॉडल है तो गांव में जो हमारी भारत की जो मूल भावना है वो सहकारिता ही थी कि उसमें किसी को बोझ ना पड़े। कोई छोटा किसान था तो 4 लोग, आज वो अकेला बेचारा मजदूर के भरोसे निर्भर ना हो, तो उसको 10 लोग ने सपोर्ट किया, चलो भाई आज हम तुम्हारा खेत जुतवा देते हैं, कल आप हमारा बनबूर। तो उसको भी वो एक कोऑपरेटिव मॉडल था इस देश में। शादियों में भी सहयोग करना, रिश्तेदार आते थे 3 दिन पहले, सब सहयोग करते थे। अब धीरे धीरे उसको क्या हुआ कि अब पैसा बढ़ने से लोगों के मन में ये आ गया हमारे पास तो पैसा है, वेंडिंग वाले को, वेंडिंग पॉइंट वाले को पैसा दे दिया, होटल वाले को दे दिया कि भाई इतने लोग आएंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे। तो पहला जो हमारा मूल, अगर हम पहले जाएं तो हमारे देश में प्राइमरी स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता का ही एक माध्यम था जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती थी। देखो आप समझो कि हमारे पास गेहूं और धान की फसल थी, उसी से हम कपड़े वाले को, सिलाई वाले को गेहूं धान देते थे, कपड़े धुलाई वाले को धोबी को देते थे, बर्तन बनाने वाले जो हमारे कुम्हार थे उनको हम बर्तन के बदले भी अनाज देते थे, उनसे बर्तन लेते थे जी। जो हमारा नाई बाल काटता था उसको भी हम साल में गेहूं देते थे, वो पूरे साल भर अपने बाल काटता था। जो हमारी साझी संस्कृति एक तरह से तो वो सहकारिता ही थी जी। और भारत ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सहकारिता है और यहाँ के कण कण में सहकारिता है। तो उसको बढ़ाने का काम अब सरकार ने नया मंत्रालय गठन करने के बाद इतना काम सहकारिता क्षेत्र में हुआ, मैंने अभी आपको बताया था। जी बिल्कुल। मैं कार्यक्रम के आखिर में यही चाहूंगी आपसे कि हमारे किसानों से, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं से, महिलाओं से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से हम सहकारिता से समृद्धि की तरफ आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं अपने यहाँ किसान भाइयों को और सबको एक बताना चाहूँगा कि सबसे पहला काम हम करें
कि देश में और दुनिया में अगर हम बचेंगे तो ही हम काम कर पाएंगे। अपने बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी काम मैं बताऊंगा कि रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें और नैनो उर्वरक जो हमारे नैनो उत्पाद हैं उनका उपयोग अधिक करें और अपने बायो कंपोस्ट और कंपोस्ट का उपयोग करें, ताकि हमारे आने वाली अभी सब्जियां और जो हमारी हैं उसमें अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से उनको उगाएंगे तो उनसे जो आने वाले बच्चे हैं तो हम उनको एक अच्छी और सेहत किसानों को भी एक और आमदनी बेहतर और होगी। हम अपनी ज़मीन को अगर नहीं बचा पाएंगे, अगर वो ज़मीन ही खराब हो जाएगी मैम, तो उसको हम फिर आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए क्या देकर जाएंगे। तो मेरा सबसे यही किसानों से और युवाओं से है कि अधिक से अधिक सहकारिता से जुड़ें और सहकारिता क्षेत्र में किसी भी नेचर की कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड करता है 11 लोग। हम आप सिल्क की कोऑपरेटिव हमारी रेशम फेडरेशन है जी। और रेशम के साथ हमारी इतनी महिलाएं जुड़ी हैं जो हमारा सिल्क जी। बनाती हैं उसके तो उत्पाद जो भी स्थानीय उत्पाद हो उससे जुड़ करके और एक अपना काम और एक सहकारी समिति के माध्यम से किसान शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप हमारे कार्यक्रम में आए और ये जो ज़रूरी जानकारियाँ दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो सहकारिता का मॉडल किसी तरह जो भी आपके स्थानीय उत्पाद हैं, जैसे रेशम का भी ज़िक्र किया, पर्यटन के का मॉडल है, होम स्टे चलाने का मॉडल है, खेती जो हमारी उपज है, चाहे वो मिलेट्स हैं, मंडुआ है, तो किस तरह से मिल-जुल करके हम अपने काम को बेहतर और एक बड़ा एक व्यवसाय का रूप दे सकते हैं और सहकारिता का मॉडल समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।